देखिए आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसका भाग 3 पढ़ेंगे सबूत के विषय में। अध्याय 7 है सबूत के बारे में या सबूत के विषय में से संबंधित है, सबूत से संबंधित है कुल मिला के। सेक्शन जो है 101 सेक्शन 101 जो है इसका कहता है सबूत का भार। याद रखना इंपॉर्टेंट है, सबूत का भार पूछा जाता है सेक्शन 101 और 102। 101 कहता है सबूत का भार और 102 कहता है सबूत का भार किस पर होता है। दोनों सेक्शनों को एक साथ याद रखना है। देखिए 101 कहता है सबूत का भार, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये कहता है जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यान करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि सबूत का भार किस पर होता है। तो ये सीधा सीधा इसका एक ही फंडा याद रखें कि जो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपनी जिस बात को वो क्या करना चाहता है, साबित करना चाहता है, उसी व्यक्ति पर क्या होता है, सबूत का भार होता है। तो जो व्यक्ति अपनी बात सिद्ध करना चाहता है, आप जैसे न्यायालय के समक्ष कोई बात लाते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं और न्यायालय में कोई बात को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सबूत का भार किस पर होगा, सबूत का भार आप पर होगा। आपको वो चीज क्या करना पड़ेगा, न्यायालय में साबित करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, सबूत का भार किस पर होता है, जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उसकी बात पर विश्वास करे। तो न्यायालय उसकी बात का विश्वास तो तब करेगा ना जब आप उसके बदले में कोई उसे एविडेंस देंगे, साक्ष्य देंगे, सबूत देंगे। तो ये बस इतना याद रखें कि न्यायालय सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय के समक्ष कोई बात क्या करना चाहता है, पेश करना चाहता है, कोई बात सिद्ध करना चाहता है, उसी व्यक्ति पर जो है सबूत का भार होता है। ठीक है, अभी एक चीज और बताऊंगा इसमें। उदाहरण देख लीजिए पहले इसका। देखिए, का न्यायालय से चाहता है कि वो खा को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में का कहता है कि वह खा ने किया है। का को यह साबित करना होगा कि खा ने वह अपराध किया है। ये क्या कह रहा है, का जो है न्यायालय से चाहता है कि खा नाम का कोई व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को जो है न्यायालय जो है सजा दे, क्योंकि उसने कोई भी अपराध, जो भी अपराध वो साबित करना चाहता वो अपराध किया है। तो जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसी को ये सिद्ध करना होगा कि उस व्यक्ति यानी खान नाम के व्यक्ति ने क्या किया है, वो अपराध किया है जिसको वो साबित करना चाहता है। तो जो आरोप लगाता है मतलब वही चाहता है ना कि इसको, मान लो कोई व्यक्ति चाहता है कि जो बी नाम का व्यक्ति उसने चोरी किया है, आप कहते हैं कि उसने चोरी किया है, तो वो चोरी को क्या करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यायालय से चाहते हैं कि इसको चोरी की सजा दी जाए। तो सबूत का भार किस पर है, सबूत का भार आप पर है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए इसका। क्या न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्राख्यान और खा प्रत्याख्यान करता है, यह निर्णय दे कि वह खा के कब्जे की अमुक भूमि का हकदार है। का को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा। ये दो पक्षों की बात कह रहा है जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि वो चीज है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि उस तरीके का डिनाई करता है, मतलब एक पक्षकार उसको मानता है, दूसरा इनकार करता है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि उस व्यक्ति की बात पर न्यायालय विश्वास करे, तो उसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, वो बात को साबित करना पड़ेगा, वो जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उसकी बात पर विश्वास करे। तो सीधा सीधा बात है कि अगर न्यायालय से आप कोई बात सिद्ध कराना चाहते हैं या किसी बात को सिद्ध कराना चाहते हैं, तो वो सबूत का भार किस पर होता है, आप ही पर होता है। तो यहाँ 101 ये हो गया कि सबूत का भार जो है कहाँ है, 101 में। साथ में ये भी याद रखना है कि धारा 101 में जो है सबूत का भार क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये याद रखना है आपको। धारा 101 में जो है सबूत का भाग क्या रहता है, स्थिर रहता है। जो व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उसकी बात पर विश्वास करे, उसी को साबित करना पड़ता है। तो कैसा भार रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, 101 में बदलता नहीं है, याद रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो धारा 101 में जो सबूत का भार कैसा रहता है, स्थिर रहता है। जो व्यक्ति आप चाहते हो तो आपको ही साबित करना पड़ेगा, दूसरे पे वो भार नहीं जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आप न्यायालय से कोई तथ्य साबित करने की बात करते हो, अपेक्षा करते हो, तो वो तथ्य आपको ही साबित करना पड़ेगा, यानी कि वो स्थिर रहेगा, वो किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे धारा 101 में जो है सबूत का भार कैसा रहता है, स्थिर रहता है, ये पूछा जाता है।
अब देखिए सेक्शन 102 दोनों को मिला के पढ़ना है आपको। 102 कहता है कि भी सबूत का भार किस पर होता है, 101 कहता है सबूत का भार, और 102 कहता है सबूत का भार किस पर होता है। सबूत का भार किस पर होता है। देखिए दोनों अभी अपन ने पढ़ा कि साहब 101 में स्थिर रहता है, जबकि 102 में क्या हो, लगातार बदलता रहता है। याद रखेंगे 102 में क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। ये याद रखना है आपको दोनों चीजें। 101 में सबूत का भार स्थिर रहता है, जबकि 102 में सबूत का भार लगातार बदलता रहता है। ये याद रखना है आपको। 102 में क्या होता है, सबूत का भार लगातार बदलता रहता है। ये याद रखना है आपको। 101 में स्थिर रहता है, जबकि 102 में जो है लगातार बदलता रहता है। अब कैसे बदलता रहता है अपन उसे पढ़ेंगे। तो दोनों में पहले तो ये डिफरेंस याद रखना है आपको कि 101 सबूत का भार है और 102 कहता है सबूत का भार किस पर होता है। तो 101 में स्थिर रहता है, जबकि 102 में क्या होता है, लगातार जो है सबूत का भार बदलता रहता है। ये आपको याद रखना है। दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। किस सेक्शन में स्थिर रहता है और किस में बदलता रहता है। 101 में स्थिर रहता है, जबकि 102 में जो है लगातार बदलता रहता है। अब देखिए ये क्या कहता है। किसी बात या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य ना दिए जाए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है अगर दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा कोई सबूत नहीं दिया जाता है तो वो व्यक्ति असफल हो जाएगा। कह रहा है कौन पे होता है सबूत का भार, अगर दोनों में से कोई भी व्यक्ति की तरफ से कोई भी सबूत नहीं दिया जाता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। दोनों में से किसी द्वारा, दोनों में से दो पक्षकार होते हैं ना, इसलिए दोनों में से किसी भी द्वारा, किसी के भी द्वारा यदि कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है, यदि कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है पहला तो ये याद रखना कि अगर दोनों मौन है, कोई साक्ष्य नहीं देता, अपनी तरफ से कोई साक्ष्य नहीं देता, तो उस व्यक्ति पर सबूत का भार होता है जो असफल हो जाएगा अगर दोनों में से किसी के द्वारा भी साक्ष्य नहीं दिया जाता। मतलब जिसको नुकसान हो रहा है उस पर हो जाता है, जो नुकसान सह रहा है उसी पे हो जाएगा। तो बदलता रहता है इसीलिए कि जब एक देखिए ए, मान लीजिए ए और बी है, दो लोग हैं, ए है और एक बी है। अब मान लीजिए ऐसा कोई साक्ष्य है कि अगर दोनों भी साक्ष्य ना दे तो अपन मान के चलते हैं कि ए पर गलत प्रभाव पड़ने वाला है। मान लो ना ए ने कोई साक्ष्य दिया अपनी तरफ से अपने बचाव में, ना बी ने अपनी तरफ से साक्ष्य दिया, तो वो फैसला किसके खिलाफ जा रहा है, वो फैसला मान लीजिए ए के खिलाफ जा रहा है। तो क्या सीधा सीधा मतलब है कि सबूत किसको देना पड़ेगा, ए को देना। अब आप कहोगे भाई तो फिर बदला कैसे, बदला कैसे, अब बदलेगा ऐसे कि जब ए ने अपनी तरफ से साक्ष्य दिया, जब ए ने अपनी तरफ से साक्ष्य दे दिया न्यायालय के समक्ष बचने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, अपने बचाव में जो है ए ने साक्ष्य दिया। अब जब ए ने अपने बचाव में साक्ष्य दिया तो इसका मतलब ये कि अब ए का जो साक्ष्य आ गया, बी की तरफ से कोई साक्ष्य नहीं आया, ए की तरफ से साक्ष्य आ गया। अगर मान लो फिर अपन ये इसी बात को देखें कि ए और बी की तरफ से फिर दोबारा से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता तो फिर किसके विरोध में जाएगा साक्ष्य, चूंकि ए तो अब पहले साक्ष्य दे चुका है ना, अब ए ने नहीं दिया दोबारा से। पहले पहला कंडीशन कह रहा है कि दोनों तरफ से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है ना, दोनों तरफ से साक्ष्य नहीं दिया जाता तो साक्ष्य वो देगा जो असफल हो जाएगा, है ना। तो उस पर होता है सबूत का भार, तो ए पर आ गया। अब ए ने अपनी तरफ से बचाव साक्ष्य दे दिया। अब उसी को अपन पूरी लाइन को दोबारा उठा के यहाँ रखते हैं कि अगर मान लो अब इस कंडीशन पे अगर दोनों में से किसी द्वारा साक्ष्य नहीं दिया जाए तो किसका नुकसान होगा, ए ने तो अपने पक्ष में बात रख दी, तो नुकसान किसका होगा, फिर बी का होगा। तो फिर सबूत का भार किस पे आ गया, फिर सबूत का भार बी पर आ जाएगा। मतलब बी पर इसलिए आ जाएगा कि ए ने तो अपने बचाव में बात रख दी है। अब उसका खंडन करने के लिए ए को जो है, बी को जो है क्या करना पड़ेगा, जो ए ने साक्ष्य दिखाया उसका खंडन करने के लिए बी को क्या रखना पड़ेगा, अपने तरफ से साक्ष्य रखना पड़ेगा। फिर बी खंडन करेगा, फिर ए खंडन करेगा, इस तरीके से। तो सबूत का भार क्या होता है, लगातार जो है इसमें क्या रहता है, बदलता रहता है। पहले ए पर था, फिर बी पे आ गया, फिर बी पर था, फिर ए पर आ गया। तो क्या हुआ, सबूत का भार जो है लगातार डोलता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि धारा 102 में जो है सबूत का भार बदलता रहता है। और अगर दोनों में से किसी, अब बात आती है कि किस पर होता है, तो उस पर होता है, ये पूरी लाइन याद रखना है आपको। उस व्यक्ति पर सबूत का भार होता है जब दोनों में से कोई भी अगर साक्ष्य नहीं देता है तो जिस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति पर जो है सबूत का भार होता है। तो कुल मिला के जिस व्यक्ति पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है या कह लीजिए जो भी हार सकता है उस व्यक्ति पर सबूत का भार होता है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण,
ये कहता है खा पर उस भूमि के लिए का बादल आता है जो खा के कब्जे में है, और जिसके बारे में का प्राख्यान करता है कि वो खा के पिता गा की बिल द्वारा का के लिए दी गई थी। यदि किसी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता तो खा इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे, अतः सबूत का भार का पर है। ये क्या क्या सिंपल सा उदाहरण है। एक भूमि का टुकड़ा है, मान लीजिए ये भूमि है, जमीन है, ये जमीन का एक टुकड़ा है, उस पर कब्जा किसका है, उस पर कब्जा मान लीजिए बी का है, अभी वर्तमान में कब्जा किसका है, बी का है। ए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया ये भूमि पे जो कब्जा है बी का गलत है, ये जो भूमि है मेरी है, क्योंकि बी के पिता ने, कौन के, बी के पिता ने जो है मुझे एक बिल लिखी थी, एक वसीयत लिखी थी, उस वसीयत के द्वारा उन्होंने जो टुकड़ा है मुझे दे दिया है ना। क्या कह रहा है कि वसीयत, वसीयत लिखी है, बोले बी के पिता मान लो कोई भी होगा, एक्स एक्स वाई जेड मान लो, एक्स मान लीजिए जो बी के पिता है, इन्होंने बोले, कौन कह रहा है ये बात कह रहा है ए क्या कह रहा है कि जो भूमि का टुकड़ा है वो मेरा है, क्यों है मेरा, क्योंकि इनके पिताजी ने, बी के पिताजी ने मेरे नाम वसीयत कर दी थी। तो अब चूंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर वसीयत कर दी है तो हक किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए। अब मान लो अगर इस दोनों तरफ में से ये कह रहा है कि अगर एक अपने, अब कह तो रहा है कि वसीयत दी, लेकिन ऐसी वसीयत पेश नहीं करता, मतलब कहने मात्र से काम नहीं चलता, उसके लिए सबूत देना पड़ता है। जब सबूत देना है तो इसे वसीयत साबित करनी पड़ेगी। अब ये वसीयत वसीयत इसने साबित करी नहीं। अब मान लीजिए अगर ये केवल हम चिल्लाएं कि वो घर हमारा है, सामने वाला घर हमारा है, क्योंकि इनके पिताजी हमारे नाम लिख गए थे, तो क्या केवल चिल्लाने से काम चलता है, क्या नहीं चलता ना, उसके लिए हमें सबूत देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा। अगर वसीयत लिखी तो उस वसीयत को साबित करना पड़ेगा। अगर मान लो दोनों तरफ से ए को तो, बी को तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, ए को ऑब्जेक्शन है, अगर दोनों तरफ से जो है कोई सबूत नहीं दिया जाता तो बताइए कौन सफल होगा, बी सफल होगा ना, क्योंकि बी का कब्जा है, जिसका कब्जा है वही मालिक माना जाता है। तो किसका कब्जा है, बी का। अगर दोनों की तरफ से कोई सबूत नहीं दिया जाता तो कौन इसमें सफल होगा, कौन सफल होगा, बी सफल होगा, क्योंकि बी का वर्तमान में कब्जा है, और जो कब्जाधारी होता है उसी मालिक माना जाता है। अगर दोनों तरफ से कोई साबित सबूत नहीं होता तो कब्जाधारी बी है तो बी को ही माना जाएगा। इसीलिए सबूत का भार किस पर है, सबूत का भार ए पर है। ए पर क्यों है, क्योंकि असफल कौन होगा, अपनी बात को सिद्ध ना करने में असफल कौन होगा, असफल होगा ए, जो कह रहा है कि भाई मेरा है, मेरा है तो भी पेश करिए। अगर सबूत नहीं देंगे तो असफल किस, कौन होगा, नुकसान किसको होगा, नुकसान ए को होगा। तो सबूत का भार किस पर है, सबूत का भार ए पर है। इसी तरीके से मान लीजिए वसीयत साबित करता, अब इसमें बदलता कैसे रहता है, देखिए अब इसने वसीयत दे दी, इसने वसीयत मान लीजिए न्यायालय में, अब अगर दोनों तरफ से सबूत नहीं दिया जाता तो बी सफल होता, ए असफल होता, तो सबूत का भार किस पर था, ए पर। अब मान लीजिए इसने वसीयत दे दी, अपन मान के चलते हैं कि इसने वसीयत साबित करी, न्यायालय के समक्ष वसीयत लेके आए। अब चूंकि अगर वसीयत इसने साबित करी, न्यायालय के समक्ष वसीयत लेके आया और बी फिर उसमें खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता है, तो आप बताइए फिर फैसला किसके विरोध में जाएगा, फिर वो बी के विरोध में जाएगा। अगर ये वसीयत साबित कर देता है और बी चुपचाप बैठा रहता है, इसका मतलब ये है, इसका एग्रीमेंट, इसका मतलब ये है कि ये सब जानता है, ये चुप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर सबूत का भार कहाँ चला जाएगा, पलट के फिर बी पे चला जाएगा। फिर बी इसकी वसीयत को ये क्या करके खारिज करेगा कि ये नकली है ना, तो फिर बी पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है सबूत का भार बदलता रहता है। ठीक है, इसके एक आध दो उदाहरण और हैं, ये आप पढ़ लेना, खास नहीं है, बस एक जो उदाहरण बताया। बस आगे देखिए, अब 103 कहता है विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का तथ्य, विशिष्ट तथ्य के बारे में, ये तो नॉर्मल अपन ने पढ़ा। अब ये कह रहा है कोई विशिष्ट तथ्य, कोई विशेष स्थिति होती है तो उसमें सबूत का भार किस पर होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई विशेष बात है जो केवल आप ही जानते हैं या जो व्यक्ति जानता है तो उस व्यक्ति पर ही सबूत का भार होता है। 103 क्या कहता है, विशिष्ट तथ्य, विशिष्ट मतलब कोई स्पेशल तथ्य, कोई स्पेशल बात है, कोई कहते हैं ना कोई पर्सनल बात है, कोई स्पेशल बात है, दो ही लोगों के बीच है, चार लोगों के बीच है, तो जिन लोगों के बीच है या जो लोग जानते हैं उन्हीं को साबित करना पड़ेगा। ये कहता है 103, सेक्शन 103 काय से संबंधित है, विशिष्ट तथ्य से संबंधित है। विशिष्ट तथ्य, कोई विशिष्ट तथ्य, स्पेशल तथ्य, और नहीं कोई नहीं जानता, आप ही जानते हो। जब कोई बात आप अकेले ही जानते हो तो कौन सिद्ध करेगा, आप ही सिद्ध करोगे ना, कोई दूसरा तो करेगा नहीं सिद्ध। उसी के बारे में कहता है किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित ना हो कि वह उस तथ्य के सबूत का भार विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। सिंपल सी बात है कि जब तक विधि द्वारा रोक ना हो तब तक।
तो ये कह रहा है कि कोई तथ्य जो विशिष्ट प्रकृति का है, जिसके बारे में केवल आप ही जानते हैं और आप चाहते हैं कि न्यायालय जो है आपकी बात के बारे में विश्वास करे। उदाहरण के लिए नॉर्मली बात न्यायालय को छोड़ के आप नॉर्मली जिंदगी में देख लीजिए कि कोई बात है जो आप जानते हो, आपके अलावा कोई नहीं जानता, और आप चाहते हो कि आपके घर वाले आपकी बात पे विश्वास करें। तो क्या सिद्ध करोगे? कौन सिद्ध करेगा? कोई पड़ोसी आएगा? आपका दोस्त तो नहीं आएगा ना, क्योंकि तथ्य तो आप ही जानते हो। तो आप ही तो अपने घर वालों को क्या करोगे? इस बात के बारे में मनाओगे, मतलब उनको समझाओगे। यानी कि सबूत का भार, या कह लीजिए वो जो बात सिद्ध करने का भार है, वो किस पर है? आप पर ही है, क्योंकि जानते तो आप ही हो ना कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो उस विशिष्ट ऐसे ही न्यायालय की मांग वही बात है कि जो तथ्य जो व्यक्ति जानता है उसी को क्या करना पड़ेगा? न्यायालय में साबित करना पड़ेगा। अगर वो अपनी बात को न्यायालय में रखना चाहता है, वो चाहता है कि न्यायालय उसकी बात को क्या करे? विश्वास करे। तो सबूत का भार किस पर होगा? सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो चाहता है कि उसकी बात पर विश्वास किया जाए। उदाहरण देख लीजिए, एक उदाहरण इसमें से भी देख लीजिए। दो है छोटे छोटे उदाहरण। ये कह रहा है खा को का चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की है। का को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि एक ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति को काय के लिए? चोरी के लिए दंडित कराता है न्यायालय से। उसने चोरी का आरोप लगाया बी पे, है ना। और वो क्या कह रहा है न्यायालय से? कि इसी ने चोरी करी है, इसी व्यक्ति ने चोरी करी। और वो कहता है कि इसने जो चोरी की है, इसने इस बात को स्वीकार किया है। किसके साथ? किसके साथ में? सी के समक्ष क्या किया है? स्वीकार किया। मतलब इसने अपनी चोरी स्वीकार की थी। किसके समक्ष स्वीकार की थी? सी के समक्ष स्वीकार की थी। इसने ये कह रहा है कि मैंने सुना है, और इसने जो अपनी जो है बात कि मैंने ही चोरी की है, किससे कहा? मान लो जी इसने चोरी की, इसने चोरी का इस पे आरोप लगा दिया ए ने, और ए कह रहा है कि भैया मैंने सुना है, जो सी से कह रहा था कि मैंने ही चोरी करी है। अब ये बात तो यही जानता है ना कि इसने सी से कहा है कि नहीं कहा है। तो सबूत का भार किस पर होगा? सबूत का भार इसी पर होगा, एक को ही साबित, क्योंकि विशिष्ट तथ्य है ना, कोई और तो है नहीं इसमें सुनने वाला तो यही है। यही कह रहा है कि मैंने ही सुना था। इससे किससे कह रहा था? कि ये सी से कह रहा था। सी से कह रहा था कि जो है कि मैंने चोरी की है। तो ये बात तथ्य किसको साबित करना पड़ेगा? मतलब इसकी स्वीकृति जो है, इसने स्वीकृति बी से सी से की है, बी ने जो है सी से स्वीकृति की। इस स्वीकृति को कौन को साबित करना पड़ेगा? इस स्वीकृति को जो है ए को साबित करना पड़ेगा। अब ए किसी भी तरीके से साबित करे, हो सकता है सी को बुलाए, सी के बयान कराए जाए, और सी कबूल है कि नहीं, हाँ मेरे ये सही कह रहा है। तो स्वीकृति इस तरीके से साबित हो सकती है। तो कुल मिला के सबूत का भार किस पर है? सबूत का भार ए पर है, क्योंकि उस विशिष्ट तथ्य को जानता कौन है? ए जानता है, और ए न्यायालय से कह रहा है कि मैंने सुना, मैं जानता हूं। तो ये स्वीकृति किसको साबित करनी पड़ेगी? ए को साबित करनी पड़ेगी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण और है इसमें, छोटा है। खा न्यायालय से चाहता है कि वह विश्वास करे कि प्रसंगत समय पर वह अन्यत्र था, उसे साबित करना होगा। ये क्या कह रहा है? ये कोई भी विषय हो सकता है। वो कह रहा है कि भाई जब घटना घटी, मैं उस समय उस जगह नहीं था। वो कह रहा है कि जब घटना घटी उस समय मैं उस स्थान पर नहीं था, कहीं और था। तो अब ये बात, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं घटना स्थल पर नहीं था जब घटना घटी, मैं उस समय कहीं और था, तो जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं कहीं और था, तो कोई पड़ोसी नहीं आएगा, ना कोई उसका रिश्तेदार आएगा, उसको खुद को ही ऐसा करना पड़ेगा कि जिस दिन घटना घटी उस समय में जो है क्या है, कहीं और था, मैं उस जगह पर नहीं था। ये किसको साबित करना पड़ेगा? ये उसी व्यक्ति को जो है साबित करना पड़ेगा जो ये चाहता है न्यायालय से कि न्यायालय उसकी बात पर विश्वास करे कि वो घटना स्थल पर या घटना के समय उस स्थान पर नहीं था। ठीक है, ये किसको साबित करना पड़ेगा? ये जो है उसी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा जो न्यायालय से चाहता है वो किसी और स्थान पर था। ठीक, अब देखिए सेक्शन 104। सेक्शन 104 कहता है साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। ये कह रहा है साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए। क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि कोई साक्ष्य ग्राह्य बनाने के लिए, मतलब कोई भी तथ्य न्यायालय ग्रहण करेगा उससे पहले किसी बात को अगर सिद्ध करना है तो पहले उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसा कोई तथ्य हो सकता है कि जो पहले वो बात सिद्ध होगी तब न्यायालय आपका साक्ष्य जो है, एविडेंस जो है ग्रहण करेगा। तो उसके बारे में कह रहा है सेक्शन 104। सेक्शन 104 क्या कह रहा है कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, किसके लिए? साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए।
देखिए कुछ कंडीशन होती है कुछ सबूतों में, कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जहां कंडीशन लगी होती है। वो कंडीशन ये है कि भाई पहले उसको ग्राह्य है कि नहीं है, ये बात आ गई कि साक्ष्य, देखिए न्यायालय में ग्राह्य होगा तभी तो न्यायालय उसको ग्रहण करेगा ना। अगर ग्राह्य ही नहीं है तो कहां से, तो पहले वो शर्त पूरी करनी पड़ेगी आपको। इसी में सारा 104 वही कहता है कि अगर कोई ऐसा एविडेंस है जिसमें कोई ऐसी शर्त लगी हुई है जो उसको ग्राह्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरीके की अगर कोई बात है, तो सबसे पहले आपको उस बात को सिद्ध करना पड़ेगा। ये उदाहरणों से और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये क्या कहता है, ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। तो ये कह रहा है कि उस व्यक्ति पर है जो भी साक्ष्य देना चाहता है, जो भी एविडेंस न्यायालय में पेश करना चाहता है, अगर उसके संग ऐसा कोई बात लगी हुई है, ग्राह्यता की कोई बात लगी हुई है, और उस तथ्य ग्राह्यता की अगर कोई बात लगी हुई है तो उसको उस बात को पहले साबित करना पड़ेगा कि ये तथ्य जो है न्यायालय के द्वारा क्या है, ग्राह्य योग्य है। तभी वो जो है अपने आगे की बात को क्या कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। उदाहरण देखिए क्या लिखा है, खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन का साबित करना चाहता है, का को खा की मृत्यु साबित करनी पड़ेगी। देखिए इसमें कंडीशन है ना, ये क्या कह रहा है, खा ने कोई मृत्युकालिक कथन किया, का क्या कह रहा है, का ये कह रहा है कि जो खा है उसका मृत्युकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन कौन साबित करना चाहता है, का साबित करना चाहता है। किसका मृत्युकालिक कथन, खा का। वो कह रहा है कि मरते मरते जो है खाने ये जो है मृत्युकालिक कथन कहा है, और कुछ भी कहा हो मृत्युकालिक कथन में। तो कौन कह रहा है कि खा के, का कह रहा है कि खाने मरते मरते जो है ये कथन कहा है। तो देखिए मृत्युकालिक कथन ग्राह्य है, लेकिन कब ग्राह्य है, जब मृत्यु हुई होगी तभी तो ग्राह्य है ना। तो ये कह रहा है कि भाई का को सबसे पहले तो उसकी मृत्यु साबित करनी पड़ेगी कि जब, देखिए मृत्युकालिक कथन तो तब होगा ना जब खा मर गया हो। वो खा मरा है कि नहीं मरा है, पहले न्यायालय में यही तो साबित करना पड़ेगा आपको। कौन को, का को। का अगर न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय जो खा के मृत्युकालिक कथन पर विश्वास करे, तो का को क्या साबित करना पड़ेगा, का को सबसे पहले उसकी मृत्यु साबित करनी पड़ेगी कि खा अब जीवित नहीं है, खा मर गया है। तो यही वही तथ्य है, क्योंकि मृत्युकालिक कथन ग्राह्य है, ग्राह्य तो है, लेकिन कब ग्राह्य है, जब खा की मृत्यु हो गई हो। अगर खा की मृत्यु नहीं हुई है तो वो मृत्युकालिक कथन भी नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है अगर वो मृत्युकालिक कथन साबित करना चाहता है तो सबसे पहले उसको किसकी मृत्यु साबित करनी पड़ेगी, खा की मृत्यु साबित करनी पड़ेगी, मृत्यु। तो ये याद रखना है, जो कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसमें पहले उन तथ्यों को साबित करना पड़ता है। अब मृत्युकालिक कथन साबित करना चाहता है तो सबसे पहले खा की मृत्यु को जो है से साबित करना पड़ेगा। अब दूसरा और देख लीजिए क्या है इसका। दूसरा कहता है का किसी खोई हुई दस्तावेज की अंतर वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है, का को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गई है। अब ये सेकेंडरी एविडेंस की बात कह रहा है कि भाई वो द्वितीय साक्ष्य द्वारा, सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीय साक्ष्य, द्वितीय साक्ष्य। कोई मान लीजिए आप ही हो, आप कह रहे हो कि कोई चीज खो गई, देखिए आप जानते हो कि सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है, उसमें कई कंडीशन है। एक कंडीशन ये भी है कि कोई वस्तु जो मूल वस्तु थी वो खो गई, क्या कह रहा है, खो गई। आप कह रहे हो कि जो मूल वस्तु थी वो खो गई है। मान लो आपका ड्राइवर लाइसेंस था, उसका कोई विवाद है, और जो आपका मूल ड्राइविंग लाइसेंस था वो खो गया, उसकी जगह आपके पास उसका कोई जो है फोटोकॉपी और ऑथराइज वगैरह वो है। अब आप कह रहे हो कि भाई यही है हमारा, आप उसको देना चाहते हो। तो ये तो आप जानते हैं कि न्यायालय में तो मूल दस्तावेज पेश करना पड़ता है। सेकेंडरी एविडेंस आप पेश कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में, तो कुछ कंडीशंस में आप पेश कर सकते हो। आप कह रहे हो कि भाई वो खो गई है इसीलिए हम इसकी कॉपी दे रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनल है ही नहीं, खो गई। तो ये कह रहा है कि जब आप सेकेंडरी एविडेंस पेश करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये चीज साबित करना पड़ेगा कि जो मूल थी वो क्या हो गई है, वो खो गई है। तो पहले ये साबित करोगे कि मूल थी जो खो गई है, अब नहीं है हमारे पास। जब आप ये साबित कर दोगे तभी जो है न्यायालय आपको सेकेंडरी एविडेंस देने की अनुमति देगा। तो कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं जहां पहले किसी तथ्य को आपको क्या करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, उसी के बाद जो है आप उसको क्या कर सकते हो, उस अन्य तथ्य को क्या कर सकते हो, साबित कर सकते हो जिसको आप साबित करना चाहते हो। पहले तो यही बताया कि ग्राह्य है कि नहीं, है ना। तो ग्राह्यता के लिए जहां न्यायालय आपकी बात को ग्रहण करे, इसके लिए पहले किसी अन्य तथ्य को जो है आपको क्या करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। अब देखिए धारा 105, धारा 105 कहता है यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों में आता है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 105 कह रहे हैं अपवादों में आता है।
अपवाद मतलब आईपीसी के अपवाद, अपन आईपीसी में पढ़ेंगे। अपराध कोई व्यक्ति करता है तो आईपीसी में अपवाद दिए हैं 76 से 106, उसी के बारे में कह रहा है कि कोई व्यक्ति ये साबित करना चाहता है कि भी उसका जो मामला है वो अपवादों में आता है। हमने अपराध तो किया है लेकिन हमारा मामला जो है अपवादों में आता है, यानी 76 से 106 के अधीन आता है। आईपीसी की जो है धारा कितना है 76 से 106। ये साधारण अपवाद है। कैसे अपवाद है? साधारण अपवाद। हम कह रहे हैं कि भाई हमने अपराध तो किया है लेकिन हमारा जो मामला है वो अपवादों में आता है, तो किसको साबित करना पड़ेगा? हमको ही साबित करना पड़ेगा, हमको ही। अब हम कह रहे हैं कि हमने किसी की हत्या तो की है लेकिन हम उस समय हम पागल थे, पागलपन के असर की वजह से बोले हमने करी है, तो हमारा अब जो मामला बोले अपवादों में आता है। तो पागलपन किसको साबित करना पड़ेगा? हमको खुद को अपना जो है पागलपन साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपवादों की बात कह रहा है कि जो व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि उसका मामला जो है अपवादों में आता है, या कोई व्यक्ति कहता है कि साहब हमने उसको पीटा तो लेकिन उत्तेजना में आ गए थे तो हमारा मामला अपवाद में आता है। भाई उत्तेजना में आ गए थे तो उत्तेजना भी किसको साबित करनी पड़ेगी? आपको साबित करनी पड़ेगी कि भाई उत्तेजना में आ गए थे आप, है ना, मतलब साधारण अपवादों में आपका मामला आता है। तो ये किसको साबित करना पड़ेगा? जो न्यायालय से चाहता है कि उसका मामला जो है अपवादों में आता है। देखिए इसको, ये कहता है जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उस मामले को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में, या तो साधारण या जहां भी, मतलब कुल मिला के जो भी अपवाद है उसको वो साबित करना चाहता है, उसके अंतर्गत संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि के अंतर्गत किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर है जो न्यायालय से ऐसी परिस्थितियों को अभाव की अवधारणा करेगा। तो सीधा सीधा ये कह रहा है, चाहे वो आईपीसी हो, साधारण अपराधों वाला मामला हो, या आईपीसी से संबंधित कोई अन्य अध्याय हो, या किसी अन्य विधि का कोई मामला हो जो उसको किसी जो है अपवादों की श्रेणी में ला सकता हो, तो उसी व्यक्ति को जो है साबित करना पड़ेगा जो कहता है कि उसका मामला अपवादों के अधीन आता है। जो अपवादों का सीधा सीधा लाभ लेना चाहता है उसी को जो है अपवादों को साबित करना पड़ेगा, उन परिस्थितियों को साबित करना पड़ेगा कि जिनकी कारण उसका जो है मामला जो है अपवादों में आता है। तो क्या साबित करना पड़ेगा? उसको उन परिस्थितियों को साबित करना पड़ेगा जिन परिस्थितियों की वजह से उसका मामला क्या माना जाएगा? अपवादों में माना जाएगा। अगर ये चाहता है कि उसका मामला किसी अपवाद में आता है तो एक को वो परिस्थितियां साबित करनी पड़ेगी जिसके आधार पर सिद्ध हो सके कि इसका मामला जो है अपवादों के अधीन आता है। उदाहरण देख लीजिए, हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति नहीं जानता था, सबूत का वर्क आप है। ये सिंपल उदाहरण आ गया। एक हत्या का अभियुक्त मतलब उसने मर्डर किया है किसी का, वो क्या कह रहा है कि भाई मैं पागलपन की वजह से नहीं, जो मैं जानता नहीं था कि मैंने कौन सा अपराध किया, मतलब कि मैंने जब हत्या की उस समय मैं क्या था? पागल था। तो अपना पागलपन किसको साबित करना पड़ेगा? का को ही साबित करना पड़ेगा। का जो है हत्या का अभियुक्त है, वो कह रहा हत्या तो मैंने की है, मानता हूं मैं कि मैंने हत्या की है, लेकिन मेरा मामला बोले अपवादों में आता है क्योंकि जब मैंने हत्या की उस समय मैं पागल था, और पागलपन की वजह से जो है मैंने हत्या कर दी, मुझे पता ही नहीं पड़ा। तो क्यों कर दी, क्या कर दी, कैसी परिस्थितियां थी, वो सिद्ध किसको करना पड़ेगा? वो सिद्ध का को ही करना पड़ेगा, क्योंकि का ही चाहता है कि उसका मामला अपवादों में गिना जाए, पागलपन में माना जाए। तो वो पागलपन किसको साबित करना पड़ेगा? पागलपन जो है का को साबित करना पड़ेगा। उदाहरण दूसरा है, हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। ये भी वही उदाहरण है, वहां पे वो कह रहा है पागलपन, यहाँ ये कह रहा है कि गलती से वो आत्मनियंत्रण की, मतलब कंट्रोल खो दिया था उसने अपने शरीर पे, जो तेज उत्तेजना में आ गया था और उसका कंट्रोल नहीं था, आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था, मतलब उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था, और इस वजह से उसने क्या है किसी अन्य व्यक्ति को जो है उपहति कारित कर दी, गंभीर उपहति कारित कर दी, मतलब मारपीट कर दी गंभीर तरीके से। तो गंभीर उपहति उसने क्या है कारित कर दी। तो उसको भी जो है अगर वो अपवादों का लाभ लेना चाहता है, तो जो व्यक्ति न्यायालय से कहता है कि उस उत्तेजना की वजह से वो है अपना आत्मनियंत्रण खो बैठा था, तो उसी व्यक्ति को जो है उत्तेजना को साबित करना पड़ेगा, मतलब जो है अपवादों का लाभ जो व्यक्ति लेना चाहता है उसी को जो है साबित करना पड़ेगा। ये छोड़ दीजिए, बाकी कुछ उदाहरण नहीं। अब देखिए 106 कहता है विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। सेक्शन क्या कहता है? 106
ये कहता है विशिष्ट ज्ञात तथ्यों के बारे में, विशिष्ट ज्ञात, ये भी सेम वैसा ही है, विशेषतः ज्ञात तथ्यों के बारे में सबूत का भार, ज्ञात तथ्यों के बारे में। ये कह रहा है कोई विशिष्ट तथ्य, जैसा विशिष्ट तथ्य वैसे ही है कि कोई विशिष्ट है, जिस तथ्य को जानता है वो व्यक्ति ही साबित करेगा। देखिए ये क्या कहता है, जबकि कोई तथ्य विशिष्ट किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर, मतलब जिसके ज्ञान में, आपकी नॉलेज में है कोई तथ्य, ज्ञान की बात है मतलब नॉलेज, तो जिस व्यक्ति के नॉलेज में जो तथ्य है उसी को साबित करना पड़ेगा। आप जानते हो तो आप ही को साबित करना पड़ेगा, कोई दूसरा जानता है तो जो जानता है उसको साबित करना पड़ेगा, दूसरे की बात आप साबित नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात है। अगर नॉलेज में आपके है, आपके ज्ञान में कोई बात है, तो जिस व्यक्ति के ज्ञान में वो बात है उसी व्यक्ति को वो बात साबित करनी पड़ेगी। कौन सा धारा कहता है, धारा 106 कहता है कि एक उसी तथ्य को साबित करने, मतलब जो व्यक्ति के ज्ञान में है जो बात, जो व्यक्ति कहता है कि उसके ज्ञान में वो बात है उसको ही साबित करना पड़ेगा, जिसको नॉलेज है उसी को साबित करना पड़ेगा। उदाहरण देखा है इसमें रेल टिकट वाला, ये काफी आता है। जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है। ये क्या कह रहा है, आशय की बात कह रहा है, आशय, ये कह रहा है कि भाई आशय साबित करना, इंटेंशन से कोई काम किया जाता है, किसी आशय से काम किया जाता है, और वो कह रहा है क्योंकि विशेष आशय से उसने जो है उस काम को किया। तो देखिए आशय एक ऐसी चीज है, दिमाग की एक ऐसी उपज है कि वो कोई दूसरा नहीं जान सकता, तो किसको साबित करना पड़ेगा, आपको ही वो आशय जो है साबित करना पड़ेगा कि आपने उस आशय से वो कार्य नहीं किया। कैसा मतलब, उदाहरण क्या है, ये अभी भी समझ में नहीं आया हुआ। उदाहरण मान लीजिए कोई अपराध हुआ, कोई घटना घटी, अब हम कह रहे हैं कि जो अपराध आप किसी ने हम पे आशय लगाया कि नहीं इन्होंने जानबूझकर जो है साशय जो है क्या किया, उस कृत्य को किया, हम कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमने गर्भ हमसे जो हो गई भूल हो गई, हमने उस आशय से नहीं किया था, गलती हुई, लेकिन हमारा आशय उस तरीके का नहीं था, हम तो अच्छे नियत से वो काम कर रहे थे लेकिन वो बिगड़ गया। हम कोई काम करते हैं ना और बिगड़ जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जानबूझ के बिगाड़ा है, आप कह रहे हो कि नहीं जानबूझ के नहीं बिगाड़ा, गलती से बिगाड़ा, हमारी ऐसी कोई नियत नहीं थी, हम तो अच्छे मन से अच्छे भाव से वो काम कर रहे थे। अब आपके मन में अच्छा भाव क्या था, कौन सी अच्छी नियत थी, ये किसको साबित करना पड़ेगा, ये आपको स्वयं को साबित करना पड़ेगा कि आप गलत नियत से काम नहीं कर रहे थे, वो हो सकता है गलती हो गई। अब उदाहरण दूसरा आता है, ये काफी पूछा जाता है, कहां पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है, ये पूछा जाता है। कहां पे क्या आरोप है कि भाई ये बगैर रेल के यात्रा, मतलब बगैर टिकट के जो है यात्रा कर रहा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप टिकट खरीदते हैं और आपका टिकट गुम हो जाता है और आप पकड़ लिए जाते हैं स्टेशन पे, और आप पे आरोप लगता है कि आपने जो है बगैर टिकट यात्रा की, तो वो तो आप मान के चलेंगे कि भैया आपने जो है बगैर टिकट यात्रा की। आप क्या कहोगे कि नहीं भैया हम तो टिकट लिए थे, हो गया। तो ये सिद्ध करने का भार किस पर है, ये सिद्ध करने का भार आप पर है कि आपने टिकट लिया था। क्यों है आप पर, क्योंकि इसको, ये ज्ञान आप ही को है ना, सामने वाले को तो ज्ञान है नहीं कि वो आपने लिया था कि नहीं लिया, तो उसने तो चेक किया आपको पास नहीं मिला, तो वो तो यही मानेगा ना कि आपने टिकट नहीं लिया। तो उस तथ्य का ज्ञान तो आप ही को है ना कि आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, तो उस बात को साबित करने का भार किस पर होगा, उस बात को साबित करने का भार भी आप पर ही होगा कि आपने टिकट लिया था। आप कैसे सिद्ध करते हैं वो एक अलग मैटर है, कैसे सिद्ध करेंगे क्या करेंगे वो एक अलग मैटर है, हाँ लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ेगा आप ही को, क्योंकि वो ज्ञान किसको है, आप ही को है, कोई और नहीं जानता कि भाई इन्होंने टिकट लिया कि नहीं लिया। तो आप जानते हो तो आपको ही साबित करना पड़ेगा, कैसे साबित करते हैं वो एक अलग बात है। तो वो सिद्धि भार किस पर होगा, आप ही पर होगा, अगर आपको ये ज्ञान में था आपने लिया था। अब देखिए धारा 107 कहता है, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। सेक्शन कहता है उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है, 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। एक 107 और 108 भी एक साथ पढ़ना है आपको, है। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है। क्या प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जो है या जीवित है कि मर गया है, जीवन और मरण की बात है, जीवित
है या मर गया है? किस बात के बारे में बात हो रही है कि जिंदा भी है कि नहीं है? ठीक है। और यह दर्शित किया जाता है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था। यह भी साबित हो गया कि भाई 30 साल तक तो जीवित था। कितने वर्ष के भीतर? 30 वर्ष के भीतर जीवित था, अभी तक तो जीवित था, जीवित था। कितने वर्षों के भीतर? 30 वर्षों के भीतर। माना जा रहा है कि भाई 30 वर्ष हो गए और अभी तक तो जिंदा था, पता नहीं कब मर गया। 30 वर्ष के भीतर तो जिंदा था। तो ये कह रहा है, दर्शित किया जाता है कि 30 वर्ष के भीतर जीवित था। तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। क्या कह रहा है? जो व्यक्ति क्या प्रतिज्ञात करता है कि वो मर गया है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई 30 साल तक तो जिंदा था, ये कह रहा है, ए नाम का व्यक्ति कह रहा नहीं साहब मर गया है। तो ये कह रहा है भाई किसको साबित करना पड़ेगा ये कि मर गया है? जो कह रहा है कि मर गया है। अगर वो 30 साल के अंदर जिंदा था, अभी किसी ने नहीं सुना उसको 30 साल के अंदर, मतलब 30 साल के भीतर वो जिंदा था, और ये जनाब कह रहे हैं कि नहीं साहब मर गया है। तो ये बात कह रहा है कि भाई ए का जो सबूत का भार है किस पर होगा? सबूत का भार ए पर होगा, जो कहता है कि वो मर गया है। तो सबूत का भार किस पर है? ए पर है। ए पर किस बात का भार है? कि वो मर गया है। सबूत का भार किस पर है? ए पर है। कैसे इसका उल्टा है बी, वो क्या कहते हैं 108। फिर दोनों को देखेंगे, फिर एक चीज और देखेंगे, पहले इनको दोनों को देख लें। 108 देखिए, इसका उल्टा 108 आएगा। 108 का कहता है यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है। कितने वर्ष से? 7 वर्ष से भी। 7 वर्ष के भीतर। देखिए सिविल डेथ की बात करता है ये। 7 वर्ष के भीतर सिविल डेथ हो जाती है। मतलब 7 वर्ष के भीतर अगर जो व्यक्ति उसके परिचित थे, उस किसी ने उसको सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, है ना, पता ही नहीं है 7 साल से कौन है। जो उसके खास रिलेटिव थे उनको भी नहीं पता ये व्यक्ति जो है 7 साल हो गए कहाँ है, कैसा है। तो ऐसे में जो है उसकी काय की उपधारणा कर ली जाती है? मृत्यु की उपधारणा कर ली जाती है। काय की उपधारणा? मृत्यु की उपधारणा कर ली जाती है। मान के चला जाता है कि वो मर गया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं वो तो जिंदा है, तो यहाँ सबूत का भार किस पर होगा? जो कहता है वो जिंदा है। क्योंकि यहाँ तो मान के चल रहे हैं कि वो मर गया है, लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं वो अभी जिंदा है, तो सबूत का भार किस पर होगा? जो कह रहा है कि वो जिंदा है, क्योंकि सिविल डेथ हो गई उसकी 7 वर्ष के बाद। ये देखिए इसमें क्या कहता है। ये कहता है जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है, 107 ही, हाँ 108 पढ़ना है। परंतु जबकि यह प्रश्न है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है, और यह साबित किया जाता है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना। जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। किस पर चला जाता है? जो कहता है कि भाई ये जीवित है। जो मना करता है कि वो जीवित है उस पर चला जाता है। मतलब जो उल्टा सबूत का भार हो जाता है, उल्टा हो गया। ये क्या कह रहा है? 7 वर्ष के भीतर कुल मिला के उसकी सिविल डेथ मान ली जाती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो व्यक्ति जीवित है तो सबूत का भार किस पर चला जाता है? उस व्यक्ति पर चला जाता है जो कहता है कि वो जीवित है। 7 वर्ष के तक उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया, तो कुल मिला के किस पर चला जाता है? इसमें उसकी, इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि मर गया, तो इसमें मरने का बात कह रहा है वो कि भाई मरना सिद्ध करना पड़ेगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें जीने के बारे में सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो जीवन के बारे में किसमें 100 उपधारणाएं आती हैं इसमें। जीवित होने की उपधारणा 107 में कहेंगे, और मृत्यु की उपधारणा इसमें कहेंगे। मृत्यु, ये मृत्यु की उपधारणा है, और ये जीवन की उपधारणा है। ये भी याद रखना। धारा 107 जो है जीवन की उपधारणा है। ये मान के चलती कि आदमी जीवित है। जब जीवित है तो जो व्यक्ति कह रहा है मर गया उसको साबित करना है। ये कह रहा है मृत्यु की उपधारणा है। ये कह रहा है कि मर गया 7 साल से। जो कह रहा है कि वो जीवित है तो फिर उसको साबित करना पड़ेगा। उल्टा होता है ना, उपधारणाओं के विरोध में आप साबित करोगे ना। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि जीवन की उपधारणा कौन सी है। जीवन की उपधारणा 107 है। ये मान के चलती कि वो व्यक्ति जीवित है। जो डिनाई कर रहा है, जो कह रहा है मर गया, वो व्यक्ति साबित करे। ये मृत्यु की उपधारणा, ये मान के चल रही है लॉ कि भाई वो मर गया है। जब मर गया है, विधि मान के चल रही कि वो मर गया। अब आप करोगे जिंदा है, तो आप साबित करो। कौन साबित करेगा? आप सर्विस तो मान के चल रही कि जिंदा है। तो ये मृत्यु आपकी जीवन की उपधारणा 107, मृत्यु की उपधारणा 108। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इसी तरीके से आते। और ये भी याद रखना कि सिविल डेथ कितने में हो जाती है? 7 वर्ष के भीतर।
7 वर्ष के भीतर व्यक्ति की क्या मान ली जाती है, सिविल डेथ। मतलब मान लिया जाता है कि वो मर गया, अगर उसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल किसी से संपर्क ना हो, जो भी उसका घर वाला हो, बाहर वाले हो, जो भी उसके अच्छे घनिष्ठ मित्र हो, रिश्तेदार हो, बच्चे हो, पत्नी हो, जो भी हो उसके, उनने कभी नहीं सुना। जो उसके बिल्कुल, अगर अगर वो जीवित होता तो सुना होता, ऐसे रिश्तेदार अगर वो जीवित होता तो उसके बारे में सुना होता, उन्होंने भी नहीं सुना है, तो ऐसे मामले में जो है उस व्यक्ति की क्या मान ली जाएगी, सिविल डेथ मान ली जाएगी। कितने वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर। 7 वर्ष के बाद मतलब 7 वर्ष से ही उसका अता पता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में। तो याद रखेंगे 107 जो है आपकी जीवन की अवधारणा और 108 जो है आपकी मृत्यु की अवधारणा है। ठीक है। 109 कहता है भागीदारों, भूस्वामी और अभिदारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। ये आपस में पार्टनरशिप वाली बात हो रही है, एक तरीके से कमर्शियल बात हो रही है जी, कि भागीदार है, कोई पार्टनर है आपका, कोई भूस्वामी है आप है, या कोई अभिधारी है, किराएदार है, उनके बारे में है। कितना है, 109, सेक्शन 109। ये आपस में एक तरीके से कमर्शियल संबंध है, व्यापारिक संबंधों वाली बात है। ये क्या कह रहा है, जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी या अभिधारी या मालिक और अभिकर्ता है, एजेंट वगैरह है, और यह दर्शित कर दिया जाता है कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, तब यह साबित करने का भार कि क्रमशः इन संबंधों में परस्पर अस्तित्व नहीं था, अस्तित्व होने से परिवृत हो चुके थे उस व्यक्ति पर जो उसे प्रतिज्ञात करता है। ये व्यापारिक तरीके की बातें हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई कंपनी का एजेंट था, कोई व्यक्ति है कि कंपनी के एजेंट के रूप में काम करता है, और सब लोग जानते हैं कि फलानी कंपनी का एजेंट है, उससे आपका लेन देन चलता है ना। अब बात आती है कि भाई आप कह रहे हैं कि भैया उसको ये जो व्यक्ति ये साबित करना चाहता है कि भाई फलाना व्यक्ति जो है कंपनी का एजेंट ही नहीं है, वो कह रहा है कि एजेंट नहीं है। क्या नहीं है, एजेंट नहीं है, या वो कह रहा है कि एजेंट अब पहले था अब नहीं रहा, एजेंट नहीं है। वो कौन व्यक्ति कह रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है कि भैया जी व्यक्ति जो है एजेंट नहीं है, सब जानते हैं कि वो एजेंट है, एजेंट के रूप में काम करता है। तो जो व्यक्ति डिनाई कर रहा है कि भैया जो ये व्यक्ति एजेंट नहीं है, उसी व्यक्ति को ये साबित करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति एजेंट नहीं है। या मान लीजिए कभी कभी व्यापारिक संबंधों में होता है कि पहले एजेंट था अब नहीं, तो कोई कंपनी या कोई व्यक्ति कह सकता है कि साहब जब इसने जो लोगों के साथ ठगी की उस समय बोले जी हमारा एजेंट नहीं था। अब मान लो कंपनी यही कह रही है कि साहब जिसने ठगी करी, मान लो वो एजेंट था, उसने ठगी करी है, मतलब लोगों को ठगा है, और कंपनी कह रही है कि साहब हमने तो इसको निकाल दिया था, इसने जब जब ठगी करी उस समय जी हमारा एजेंट ही नहीं था। सब जानते हैं कि जो फलानी कंपनी का एजेंट था, अब उसने ठग कर लिया लोगों को ठग किया है, उस लोगों को ठगा है, वो कंपनी कह रही साहब हमने तो इसे निकाल दिया था, हमारा एजेंट ही नहीं है। तो अब बात आ जाएगी भाई सबूत का भार किस पे होगा, तो सबूत का भार उस कंपनी पे ही होगा जो कह रही कि भाई हमारा एजेंट अब नहीं था, पहले था लेकिन अब नहीं था। तो ये साबित करना का भार किस पर है कि हमारा एजेंट नहीं है, ये उसी व्यक्ति पर है जो डिनाई करता है कि हमारा जो है एजेंट वगैरह नहीं है। तो जो इनकार करता है कुल मिला के कि जी हमारा एजेंट नहीं है, भागीदार नहीं है, ये तो एजेंट का उदाहरण, पार्टनरशिप वाले भी बात हो सकती है कि भागीदार नहीं, पार्टनरशिप नहीं है ना, इस तरीके की बात हो सकती है। तो जो व्यक्ति डिनाई करता है, मना करता है कि हमारा इससे अब कोई ताल्लुकात नहीं रहा है, या कोई भी हमारा कारोबारी संबंध इसके साथ नहीं रहा है, जो डिनाई कर रहा है उसी व्यक्ति को जो है साबित करना पड़ेगा कि हमारे अब इस तरीके के कोई संबंध नहीं रहे। 110 कहता है स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। सेक्शन 110 क्या कहता है, स्वामित्व के बारे में। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक के बारे में जो है सबूत का भार। मालिकाना हक के बारे में अगर सबूत का भार कितने में, 110 में। सिंपल सी बात है, देखिए ये कहता है जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसे किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। क्या कह रहे हो भाई, स्वामी को खुद ही साबित करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति डिनाई कर रहा है, जो व्यक्ति डिनाई कर रहा है उसको मालिक मानने से। ये कह रहा है, इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये घर है, या मान लीजिए जो खेत है, इसका ए नाम का व्यक्ति जो है काबिज है, इस पर काबिज है, और सब जानते हैं कि भाई ये इसका प्लॉट है, इसकी जमीन है, इसका खेत है, जो भी हो, इसका घर है।
आपका घर है, मान लीजिए आप उस घर में रहते हैं, सब पूरे पास पड़ोस के लोग आपको जानते हैं कि वो आपका घर है और आप उसके मालिक हैं, है ना। नॉर्मली आप घर में जिसमें भी रहते हैं, आपके सारे पड़ोसी जानते हैं कि आपका घर है और आप उसके मालिक हैं, है ना। अब एक कोई अन्य पर्सन आ जाता है आपके मोहल्ले कॉलोनी में, वो कह रहा है कि जिस घर के मालिक नहीं है। कौन कह रहा है? वो व्यक्ति कह रहा है। बाहर का कोई व्यक्ति आ गया, बी नाम का व्यक्ति आ गया, बोला कि जिनका घर नहीं है, जिसके मालिक नहीं है, तो किसको साबित करना पड़ेगा? उसको साबित करना पड़ेगा बी को कि भैया जिसके मालिक नहीं है, क्योंकि उनका कब्जा है, स्वामित्व का। देखिए, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, ये याद रखें। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया क्या होता है? साक्ष्य होता है। इसलिए विधि मान के चलती है कि भैया जो स्वामी है, कब्जा है तो स्वामी है। कब्जा प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता, पक्का साक्ष्य नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया साक्ष्य जरूर है। ये साबित करने के लिए ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति जो है क्या है, इस प्रॉपर्टी का क्या है? मालिक है। आप कोई बाइक चलाते हैं, आप कोई गाड़ी चलाते हैं, आप ही चलाते हैं और कोई नहीं चलाता, आप ही के घर में है, स्वाभाविक सी बात है आपकी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके मालिक हैं। आपके पास कोई घर है, आप ही रहते हो उसमें, तो क्या माना जाएगा? आपका ही होगा, है ना। जो डिनाय करता है, जो मंकार करता है, जो मना करता है कि जो नहीं है, उसी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा, हमने कहा ना। क्योंकि कब्जा स्वामित्व का क्या होता है? प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। इतना याद रखेंगे कि कब्जा जो है स्वामित्व का प्रथम दृष्टया क्या होता है? साक्ष्य होता है। तो विधि मान के चलती, जिसका कब्जा है वही मालिक है। वो बात अलग है कि अलग आगे जाके फिर सबूत दिए जाएंगे, तो सबूत कौन देगा? जो डिनाय कर रहा है, जो मना कर रहा है कि जो स्वामी नहीं है। ठीक है, इसमें भी ये लिखा है, देखिए उदाहरण इसमें नहीं है। 111 कहता है, उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का। ये क्या है? ये जो धाराएं हैं, ये 111, ये आपकी बिजनेस पर्पस की धारा है। जो बिजनेस होता है ना, उसके बारे में कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का। सद्भाव, ये कह रहा है सद्भाव, और संबंध काय का है? सक्रिय विश्वास। देखिए, जो भी व्यापार होता है वो विश्वास पर ही चलता है। व्यापार जो है विश्वास पर ही चलता है। तो ये कह रहा है उसी तरीके के रिलेशन है, विश्वास वाले रिलेशन। अब आप साबित करना चाहते हैं कि भाई जो काम किया गुड फेथ में था, सद्भाव पूर्वक था, तो उसमें उसके बारे में कह रहा है। ये देखिए, ये क्या कहता है, जहां की उन पक्षकारों के बीच के संभव सद्भाव के बारे में प्रश्न है जिसमें वे एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां उस संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। तो ये कह रहा है कि सद्भाव की स्थिति में जो भी पक्षकार है, दोनों पक्षकार हैं, दोनों पक्षकारों के जो है विश्वास पूर्वक रिश्ते हैं, तो ये कह रहा है उस विश्वास को कौन साबित करेगा? उस विश्वास को वही व्यक्ति साबित करेगा जो उस विश्वास की प्रकृति में है, जो उस विश्वास के रिश्ते में है। तो आपस में एक दूसरे पे विश्वास है, तो आपस में जो विश्वास जिस व्यक्ति पे है, या कह लीजिए जो व्यक्ति विश्वास की परिस्थिति में है, उसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उस विश्वास को साबित करना पड़ेगा, कह लीजिए कि विश्वास को बनाए रखना पड़ेगा। उदाहरण देख लीजिए, कहता है साक्षीकार द्वारा अटर्नी के पक्ष में किए गए विक्रय का सद्भाव साक्षीकार द्वारा लाए गए बाद में प्रसंगित है। संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भाव अटर्नी पर है। ये क्या कह रहा है? साक्षीकार अटर्नी। साक्षीकार का मतलब क्या होता है? अटर्नी का क्या मतलब होता है? साक्षीकार मतलब एक तरीके से क्लाइंट, जो आपके क्लाइंट होते हैं, जो आपके क्लाइंट होते हैं। कौन सा था भाई? 111। साक्षीकार मतलब आपका क्लाइंट। मान लो कोई हम एडवोकेट हैं, अपन लोग वकील हैं, हमारे जो है क्लाइंट आते हैं, हमारे क्लाइंट आते हैं, वो हमको कोई क्या करते हैं? कोई सूचना देते हैं। आप जानते हैं कि वकील और जो क्लाइंट के बीच की सूचना होती है वो क्या होता है? वो सक्रिय विश्वास का संबंध है। डॉक्टर और उसके मरीज के बीच में जो संबंध है वो भी क्या है? विश्वास का संबंध है। अब उसने आपको सारी बातें बताई, अब वो आपने विश्वास पूर्वक, जो ये कह रहा है कि उस बात को साबित करने का भार कि विश्वास पूर्वक जो संबंध में आपको जो सूचना दी गई वगैरह किस पर होगा? उस वकील पर होगा कि जो सूचना है विश्वास पूर्वक दी गई थी, विश्वास पूर्वक है कि विश्वास बना रहे, तो वो विश्वास को साबित करने का भार किस पर है? उस वकील पर। मतलब उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी किस पे? उस वकील पे है। या मान लीजिए जो आपस में जो संबंध होते हैं एक क्लाइंट के और एक डॉक्टर के, मान लीजिए, या उसके पेशेंट और डॉक्टर के संबंध होते हैं, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी किस पे? उस डॉक्टर पे। ऐसा मतलब उसको लीक नहीं कर सकता, तो उसको संबंध सद्भाविक आवश्यक, मतलब उसमें था, क्या कहते हैं, सक्रिय विश्वास वगैरह में था। तो जिस व्यक्ति का सक्रिय विश्वास में वो था, जानकारी दी गई थी, तो उसी व्यक्ति पर जो है
वो तथ्य साबित करने का भार होता है। ये तब बात आती जब कोई बात लीक हो जाती कि भाई हमारे तरीके से नहीं की गई या सक्रिय विश्वास में जो सूचना दी गई थी तो उसके बारे में। उदाहरण दूसरा और देख लीजिए, पिता पुत्र का होगा। पुत्र द्वारा जो कि हाल ही में प्राप्त व्यय हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र लाए, पुत्र द्वारा लाए गए बाद में प्रश्न कहते हैं सद्भाव के समव्यवहार को साबित करने का भार पिता पे है। ये क्या कह रहा है? देखिए, पिता और पुत्र का भी संबंध क्या होते हैं? यही होते हैं, सक्रिय विश्वास के संबंध होते हैं। ये कह रहा है कि एक पिता था, वो पिता था, उसका जो पुत्र था वो अभी अभी वयस्क हुआ है। अब मान लो पिता ये इस तरीके की कह रहा है कि जो पुत्र की जो प्रॉपर्टी थी पिता ने खरीद ली। पिता ने क्या किया? पुत्र की जो है प्रॉपर्टी खरीद ली। तो इस बात को साबित कि भैया जो, अब देखिए अब बात आ गई लेन देन की। पिता ने क्या करा? अपने पुत्र से प्रॉपर्टी खरीदी। जैसे ही वो बालिग हो गया, उस पिता ने जो है क्या कर लिया? पुत्र से जो है प्रॉपर्टी खरीद ली। तो अब बात आती है कि उस प्रॉपर्टी का जो लेन देन हुआ है वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ, जैसे नॉर्मल लेन देन होता है, एक व्यक्ति खरीदार होता है, एक विक्रेता होता है। तो बात यही आ रही है कि ये उस पर ये आरोप रखता है पिता पे कि भाई इसने जो है अपनी असर डाल के, अपने जो पिता का जो असर है ना वो डाल के जो है इसने अपने पुत्र से जो है क्या कर लिया? प्रॉपर्टी खरीद लिया। तो इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा कि जो हमारे संबंध है जो है नॉर्मल जो होते विक्रेता क्रेता के हैं, और ऐसा कोई असर वगैरह नहीं डाला गया है, हमारे द्वारा जो नॉर्मल क्रय विक्रय होता वही किया गया है। तो ये किस पे भार होगा? ये पिता पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में कौन है? पिता है। ऐसे ही डॉक्टर और मरीज की बात होती है, जब कोई बात लीक हो जाती है या कोई मान लीजिए डॉक्टर, और मान लीजिए एक क्लाइंट है, मान लीजिए हमारा एक क्लाइंट वकील का ही मान लीजिए, एक वकील का कोई क्लाइंट है, उसने अपनी जानकारी वगैरह दी, कोई अपराध किया होगा, वकील को बताया, अब हमने उसको डराया और उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली कि अब तुमने हमें बता दी, अब हम तुम्हें बिठा देंगे, तुम्हारा फलाना घर है वो हमारे नाम करो। अब वो क्रय विक्रय हुआ है, तो ये कह रहा है कि उस बात में जो विक्रय क्रय विक्रय हुआ है, जो गलत तरीके से हुआ है, तो उसमें जो है अपनी सद्भाव को साबित करने का, ये तो मैंने उदाहरण कहा कि गलत तरीके से हो सकता है कि नॉर्मली हमने अपने क्लाइंट से कोई घर खरीद लिया हो, जैसे हम खरीदते हैं, हमें क्लाइंट आया, वो उसका घर कोई चीज पसंद आई, हमने कहा भाई तुम बेचना था, उसने कहा बिल्कुल बेचना, आप दूसरों को बेचना, आपको बेच देंगे। तो इस स्थिति में जो कह रहा है कि जो व्यक्ति उसकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होता है किसी अन्य व्यक्ति की, उसी व्यक्ति को जो है सद्भाव, सक्रिय जो विश्वास है उसको साबित करना पड़ता है कि जो लेन देन हुआ है नॉर्मली हुआ है, ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा को दबा करके डरा धमका करके जो है हमने उसको कर लिया हो। क्योंकि एक क्लाइंट है, आप डरा सकते हो, एक मरीज है, बाकी एक डॉक्टर है, वो भी डरा सकता है बाकी अपने मरीज को कि भाई तुम्हारी जो फलानी बीमारी हम सबको बता देंगे, फिर लोग तुमसे घृणा करेंगे, तुम अपनी जायदाद दे दो मैंने। तो उस विश्वास में जो लेन देन हुआ है वो किसको साबित करना पड़ेगा? उसी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा जो अधिशासित कर सकता है उसकी इच्छा को, है ना, उसी के बारे में कहता है। 111 ए कहता है कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा। 111 ए ये उपधारणा है, ये कह रहा है कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा। कैसी उपधारणा? देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जहां कोई भी व्यक्ति उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे अपराध के, ऐसे पहला है ए, ऐसे किसी क्षेत्र में जो उपद्रव को दबाने के लिए, लोक व्यवस्था बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपलब्ध उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अधिनियमिति के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, या विक्षुब्ध क्षेत्र अपन ने पढ़ा है कि भाई किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र जो है सरकार घोषित कर सकती है। दूसरा कहता है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें 1 माह से अधिक की अवधि के लिए कोई लोक शांति व्यापक विघ्न रहा है, किए जाने का अभियुक्त है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है जिसपे सरकार ने क्या करा है, अशांत क्षेत्र कह लीजिए, जहां अशांत माहौल अशांत है, वहां विक्षुब्ध क्षेत्र है, या 1 माह की उस पर रोक लगी है आने जाने पे, या कोई गतिविधियों पे, एक्टिविटीज पे सरकार रोक लगा देती। तो ऐसे क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है कि इसने क्या किया है, वो अपराध किया है, उपद्रव किया है कुल मिला के। तो ये कहता है यह दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर था, ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया है, ऐसे सदस्यों पर जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, आक्रमण करने के लिए या उसका प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या उन स्थानों से अग्नायुध या विस्फोटक का प्रयोग किया गया था, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल सावधानित नहीं कर दिया जाए तो उपधारणा की जाए कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया। सीधा सीधा सिंपल इसमें फंडा ये है, ये कह रहा है कि कोई उपद्रवग्रस्त क्षेत्र है और मान लीजिए कोई घटना हो जाती है, सरकार ने रोक लगा रखी, मान लो किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में, किसी शहर में लोग लगा रखी कि घर से बाहर ना निकले।
अब आप ए नाम के व्यक्ति थे, ये थोड़े इनमें वो थी, इनको बड़ा घूमने का शौक था, माने ही नहीं, घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर निकल गए, चौराहे पे पहुंच गए, वहां विस्फोट हो गया। इनने नहीं किया, किसी और ने कर दिया होगा, इनने नहीं किया, ये तो घूमने गए थे। सरकार ने तो रोक लगा दी कि कभी कोई भी इकट्ठा ना हो, खड़ा ना हो, रोक लगी हुई है, ये पहुंच गए घूमने। वहां पे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कोई विस्फोट हो गया, और या मान लीजिए जो लोग सेवक लगे हुए थे, भीड़ आई, उन पे हमला कर दिया, ये भी वहां खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, मजा कर रहे थे ना, तो तमाशा देख रहे थे, खड़े थे वहां। इनको भी धर लिया पुलिस ने, इनको भी पकड़ लिया, ठीक है, ये कह रहा है इनको भी पकड़ लिया। तो ये कह रहा है कि अब ये साबित करना चाहते कि भैया हम इस ऐसे स्थान पे हमें ऐसे करने नहीं गए थे, हम तो टहलने ही गए थे, तो ये टहलना गए थे, ये इन्हीं को साबित करना पड़ेगा। जो है न्यायालय मान के चले गए कि भैया तुम भी उपद्रवियों में क्या थे, शामिल थे। न्यायालय मान के चले गए तुम भी थे, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित कर नहीं कर दी जाता, मतलब कि इनको साबित करना पड़ेगा कि भैया हम वहां इसलिए नहीं गए थे, क्यों गए थे, क्या गए थे, फिर बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि इन्हीं को साबित करना पड़ेगा। तो मान के चलेगा न्यायालय कि भैया आप भी थे उन्हीं उपद्रवियों में शामिल, आप भी उपद्रवियों में शामिल थे, आपने भी लोक सेवकों पे अपराध किए और आपने ही वो विस्फोट करवाए, या आपने करे मिलके, न्यायालय मान लेगा, ठीक है। तो ये उसके बारे में कहता है, ऐसे में न्यायालय मान लेगा। सबूत का भार किस पर है, इन पर है, इनको साबित करना पड़ेगी अपनी निर्दोषिता। निर्दोषिता किनको साबित करनी पड़ेगी, एक को खुद को निर्दोषिता अपनी साबित करनी पड़ेगी। दूसरा कहता है उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं, ये कुछ अपराध बता रखे जो लिस्ट दे रखी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 121 ए, 121 22, 123 के अधीन कोई अपराध है, इस तरीके का कोई अपराध है, या आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा हुआ कोई अपराध है जो धारा 122 या 123 के अधीन अपराध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रयत्न। तो ये खैर अपने याद नहीं करना कि कौन से अपराध हैं, तो कुल मिला के उस तरीके के कोई अपराध है तो वहां उपधारणा कर ली जाएगी, मान लिया जाएगा। क्यों गए थे भाई, क्यों गए थे, जब सरकार ने रोक लगा रखी, किसी एरिया को विक्षिप्त घोषित कर रखा है, आने जाने पर रोक लगा रखी, तो क्यों घर से निकले, और निकले और कोई दुर्घटना हो गई तो फिर आप भी लपेड़े में आ जाओगे, सीधी सी बात है। अब देखिए 112 कहता है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 112 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है विवाह स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मज का क्या है, निश्चायक सबूत है। कैसी स्थिति में, विवाह स्थिति के दौरान, विवाह स्थिति, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है, सेक्शन भी पूछा जाता है। विवाह स्थिति के दौरान में किसी बालक का जन्म होना क्या है, धर्मजता की क्या है, निश्चायक सबूत है। कैसा सबूत है, निश्चायक सबूत है, ये भी याद रखना, कैसा सबूत है, निश्चायक सबूत है। मतलब एक तथ्य साबित हो जाए तब दूसरे तथ्य को साबित करने की न्यायालय क्या नहीं देगा, अनुमति नहीं देता। एक बात साबित कर दो कि इनके बीच शादी हुई थी, विवाह हुआ था, न्यायालय मान लेगा कि भैया हुआ है, ये बालक जो है आपका वैध बालक है, कुछ दूसरी बात साबित करने की अब जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए, कैसा विवाह, विधिमान्य विवाह, ये भी याद रखें, विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरांत। ये कह रहा है विधिमान विवाह हुआ था, एक तो विधिमान विवाह के रहते हुए जन्म हुआ है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा कहता है विघटन, मतलब विवाह विच्छेद हो गया था, टूट गया था, उसके बाद विवाह विच्छेद के उपरांत, विवाह विघटन के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 280 दिन के भीतर, ये कंडीशन कब, जब विवाह विच्छेद हो गया हो, 280 दिन के भीतर, या इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि यह दर्शित ना कर दिया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे समय नहीं थी जब गर्भाधान किया जा सकता था। ये याद रखना है, ये क्या कह रहा है कि भैया जब विवाह के दौरान होता तो उसमें कोई डाउट ही नहीं होता, अगर दो व्यक्ति हैं, उनका विवाह हुआ है और उसके दौरान में अगर कोई बालक का जन्म होता है तो केवल इतना साबित करना जरूरी है कि भैया इनका जो है विवाह हुआ था, इतना साबित कर दिया तो माना जाएगा कि वो व्यक्ति जो बालक पैदा हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वो उनका क्या है, धर्मज बालक है। अब बात कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि भैया इनका विवाह विच्छेद हो गया, तलाक हो गया, मान लो इनका रहा है तलाक हो गया, इनका तलाक हो गया, तलाक के बाद ये कह रहा है कि माता के अविवाहित रहते हुए, मतलब उसने दूसरी शादी नहीं की अभी, ये भी ध्यान रखें, अविवाहित रहते हुए, अविवाहित का मतलब ये है यहाँ कि दूसरी शादी नहीं की अभी, तलाक हो गया लेकिन उसने अभी दूसरी शादी नहीं की है। कितने दिन के भीतर, 280 दिन के भीतर अगर किसी बालक का जन्म, मतलब तलाक होने के बाद, मान लो जब तलाक हुआ था बच्चा गर्भ में था,
ठीक है। उसके 280 दिन के बाद जो है बालक पैदा होता है, जो भी पैदा हो, बालक पैदा होता है। तो ये क्या कहता है, ये केवल इतना कि 280 दिन के, मतलब विवाह विघटन के 280 दिन के भीतर जो बालक पैदा हुआ है, तो ये किस बात का सबूत होगा कि जो बालक है वो जो जिससे भी तलाक हुआ उनका क्या है, ये धर्मज बालक है, उन माता पिता का क्या है, ये धर्मज बालक है। ये इस बात का क्या होगा, निश्चायक सबूत होगा। मतलब केवल इतना साबित कर दें आप कि हाँ इन दोनों की शादी हुई थी और विवाह विघटन हुआ था फलानी तारीख को, और ये जब बच्चा पैदा हुआ ये 280 दिन के भीतर पैदा हुआ है, बस इतना साबित करना है आपको। अगर इतनी बात आप अगर साबित कर देते हो तो ये मान लिया जाएगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है, जो भी ए और बी थे, उनका ये क्या है, उनका ये है धर्मज बालक है। बस इतना सा। अब दूसरा एक तीसरी चीज और आती है इसमें कि बस जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, जब तक कि ये लिखा है एक दूसरे की वो है पारस्परिक परस्पर पहुंच में नहीं थे। परस्पर पहुंच, ये एक थोड़ा एक अपवाद आ जाता है, परस्पर पहुंच, ये थोड़ा एक अपवाद आता है, इसको भी अपन समझेंगे। ये कह रहा है परस्पर पहुंच, मतलब ये अगर आप ये बात कर देते हो, अगर ये डाउट होता है ना कई बार कि जी हमारा बच्चा नहीं है, उसके बाद अब वो व्यक्ति जो डाउट कर रहा है, अगर वो ये साबित कर देता है कि भाई हम तो कभी मिले ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से हो गया। तो अगर वो ये साबित कर देता है कि भाई हमारा तो कभी मिलन हुआ ही नहीं, हम कभी मिले ही नहीं है, तो फिर वो बात अपवाद हो जाती। बाकी सब इस मैटर में अगर केवल इतना सिद्ध कर देते हैं, 280 दिन वाली बात सिद्ध हो जाती है, तो मान लिया जाएगा कि उसका क्या है, वो धर्मज बालक है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति, कोई महिला है, उसका पहले मान लीजिए तलाक हो गया किसी अन्य से। अब ए नाम का व्यक्ति, इसमें एक उदाहरण इस तरीके से समझिए, ए नाम का ए और बी जो है आपस में शादी करते हैं, ठीक है। ए और बी ने क्या किया, आपस में शादी किया। उसके बाद बी मान लो प्रेग्नेंट हो गई, उसका बच्चा आ गया। उसके बाद इनका तलाक हो गया। किससे तलाक हो गया, इनका तलाक हो गया, और बी ने जो है सी से शादी कर ली, बी और सी हो गया। पहले ए बी थे पति पत्नी, अब बी सी हो गए, है ना। अभी जब इसने शादी की तो कौन थी, प्रेग्नेंट थी पत्नी। अब जब 100 सी बात है, प्रेग्नेंट थी, तो जब एक से शादी हुई उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, तो इसके बाद बच्चा पैदा हुआ, ये कह रहा बच्चा पैदा हुआ किसका, बी का। और एक सी को पता था, सी को पता था कि प्रेग्नेंट है, मतलब सी को, जो मान लीजिए सी को, मान लीजिए 8-9 महीने, 8 ही महीने की, मान लीजिए 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, 2 महीने बाद बच्चा हो गया, शादी के 2 माह बाद बच्चा हो गया। अब बात आती है कि जो बच्चा है वो किसका माना जाएगा, किसकी धर्मज संतान, धर्मज तो संतान है लेकिन किसकी धर्मज संतान है, एक ही के सी की, वो सी की ही मानी जाएगा। वो किसकी धर्मज संतान होगा, सी की। किसकी धर्मज संतान माना जाएगा, वो सी की धर्मज संतान माना जाएगा। इसको भी याद रखना। क्यों माना जाएगा, क्योंकि विवाह के बाद हुआ है ना। पहली कंडीशन क्या कहती है कि विवाह के कायम रहते हुए, तो विवाह के कायम रहते हुआ है। दूसरी कंडीशन ये कि बी जान, जो दूसरी कंडीशन ये है कि सी जानता था कि ये प्रेग्नेंट है, उसके बाद बच्चा हुआ है, तो किसका व्यवहार, किसका वैध बच्चा हुआ, वो सी का ही माना जाएगा। बी और सी का क्या माना जाएगा, जायज बच्चा माना जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना, किसका बच्चा माना जाएगा, सी का, बी और सी का बच्चा माना जाएगा। ठीक है, विवाह के बाद होता है, ए जानता था, ए ने फिर भी शादी। इस पे कई निर्णय भी दिए हैं, न्यायालय के निर्णय भी हैं कि कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर इस जानता है कि कोई स्त्री प्रेग्नेंट है और उससे शादी करता है, तो जो बच्चा होगा वो उसी पुरुष का बच्चा माना जाएगा जो जानबूझकर उससे शादी करता है। या उसमें एक दूसरा उदाहरण ये भी है कि एक पुरुष था, वो शादी करता है किसी महिला से, वो 7 या 8 महीने की प्रेग्नेंट रहती है, और हालांकि उसे नहीं पता था वो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद वो ऑब्जेक्शन करता है बच्चे पे कि जी मैं शादी कर ली लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहता क्योंकि जी मेरा बच्चा नहीं है। तो न्यायालय ने कहा कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, क्योंकि 7-8 साल का गर्भ छिपाया नहीं जा सकता, और कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति जान सकता है कि ये महिला जो है 7-8 साल के जो महीने के जो है गर्भ से है। और ऐसी स्थिति में अगर आप जानबूझ के शादी करते हैं तो वो बच्चा किसका होगा, वो बच्चा आपका ही माना जाएगा, जायज बच्चा माना जाएगा। एक अपवाद और ध्यान में रखिएगा कि इस चीज का खंडन किया जा सकता है डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह, जो डीएनए वगैरह होता है ना, अपन ने लिखा ना परस्पर पहुंच, अगर ये बात सिद्ध हो जाती तो ये एक अपवाद हो जाता है कि डीएनए टेस्टिंग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि जो हमारा बच्चा नहीं, तो वो क्या है, अपवाद है। ये भी याद रखना कि डीएनए टेस्टिंग के द्वारा इसका खंडन किया जा सकता है, वैसे खंडन नहीं होता इस चीज का, निश्चय सबूत है, इसका खंडन नहीं होता, लेकिन एक अपवाद है डीएनए टेस्टिंग। डीएनए क्वेश्चन ये भी कभी कभी आता है, क्या डीएनए टेस्टिंग से हो जाता है, बिल्कुल हो सकता है, ये अपवाद है। डीएनए टेस्टिंग से इसका खंडन हो जाता है कि साहब हम तो कभी मिले नहीं, हमारा बच्चा कहाँ से हो गया। तो ये डीएनए टेस्टिंग इसका एक अपवाद है, इसके द्वारा जो है सबूत का खंडन किया जा सकता है। अब कोई पूछे कि धारा 112 जो है सबूत खंडन के योग्य, खंडनीय नहीं होता, निश्चायक सबूत है। ध्यान में, नॉर्मल अगर कोई पूछता है कि धारा 112 का खंडन किया जा नहीं किया जा सकता, कैसे, क्यों, निश्चायक सबूत है।
धारा 112 क्या है, निश्चायक है, लेकिन अपवाद स्वरूप डीएनए टेस्टिंग जो है वो एक अपवाद मान लीजिए, वो परिस्थिति यही कह रहा है कि पहुंची ही नहीं थी भाई, हम कभी मिले ही नहीं तो बच्चा कहां से होगा, तो ये एक अपवाद हो जाएगा जब डीएनए टेस्टिंग के द्वारा जो है उसका खंडन किया जा सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब वो परिस्थिति हो, आप ये सिद्ध कर दे कि हम तो कभी मिले ही नहीं है, तो ये वाली स्थिति जब गर्भधान हो सकता था उस समय हम कभी मिले ही नहीं, हमारा मिलन कभी हुई नहीं, अगर ये साबित करते तो फिर डीएनए टेस्टिंग के द्वारा उसका खंडन किया जा सकता है। ये अपवाद के बारे में। अब देखिए धारा 113, 113 कहता है राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत। सेक्शन 113, सेक्शन 113 क्या कहता है, सेक्शन 113 कहता है राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत। ये कह रहा है कोई राज्य किसी राज्य स्टेट में मिला लिया जाता है उसके बारे में। ये कहता है शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य या शासक के गवर्नमेंट या ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रारंभ के पूर्व अभ्यर्पित किया गया था, इस बात का निश्चय सबूत होगा कि ऐसे राज्य क्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधिमान्य अध्यर्पण हुआ था। ये कह रहा है कि भारत राज्य क्षेत्र में जो भी क्षेत्र मिलाए गए थे, अगर ब्रिटिश जो है अधिपत्र या राजपत्र वगैरह में वो बातें निकाली गई थी कि भारत में मिला लिया गया, तो इस बात का निश्चय सबूत है कि वो क्षेत्र जो है भारत का हिस्सा है। जो ब्रिटिश जब थी ना, ब्रिटिश की सरकार थी, कोई क्षेत्र मान लो देश है हमारा, देश में कोई भाग मिल जाता है, किसी अन्य देश का हिस्सा मिला लिया जाता है, और ब्रिटिश के समय मान लो मिला था और उसमें राजपत्र में निकाला भी था कि ये आज जैसे पहले निकाल देते ना कि ये हिस्सा जो है अब हमारे देश के अधीन है, तो ऐसा अगर कोई राजपत्र नोटिफिकेशन वगैरह निकाला था तो इस बात का निश्चय सबूत है कि जो हिस्सा मिलाया गया था वो भारत का ही हिस्सा है। कैसा सबूत है, ये निश्चय इसीलिए कि नहीं तो फिर सभी कहने नहीं भारत का हिस्सा नहीं, फलाना देश फलाना स्टेट बोले भारत का हिस्सा नहीं है, तो ये इसका कोई सबूत नहीं दिया जाता, ये निश्चय सबूत है ना। अगर वो अध्यादेश वगैरह में निकाला था तो मान के चला जाएगा कि ये भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, सिंपल है ये। 113 ए कहता है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 113 ए और 113 बी, 113 ए और 113 बी, ये दोनों इकट्ठी पढ़ना है आपको। 113 ए, ये देखिए क्या कहता है, 113 कैसा है, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा, काय के बारे में, आत्महत्या के बारे में, हत्या के बारे में, किसके बारे में, कौन सी महिला, विवाहित महिला, ये भी याद रखना है, नॉर्मल महिला नहीं, विवाहित महिला, शादीशुदा महिला की बात कर रहा है, तो विवाहित महिला की जो आत्महत्या जो कर लेती है महिला, उनके बारे में उपधारणा है। ये क्या कहता है, ये कह रहा है जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रतिकूलता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपधारणा कर सकेगा कि ऐसे आत्महत्या उसके पति या उसके पति के नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। ये क्या कह रहा है, देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो दहेज में हत्या है और ये आत्महत्या कर रही है, तो यहाँ न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा कर सकेगा, याद रखना, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, मतलब न्यायालय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपधारणा कर सकेगा, करेगा नहीं, कर सकेगा। न्यायालय को लगता है कि हाँ इनके पति ने मारा तो वो मान के चल सकता है, लगता है नहीं माना तो नहीं मान के चलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें ये है कि जो मृत्यु हुई हो विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए। कितने वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर। जो स्त्री है उसकी मृत्यु कितने वर्ष के भीतर होना चाहिए, विवाह के 7 वर्ष के भीतर, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि पति या पति के नातेदार या रिश्तेदार जो भी हैं उन्होंने क्या किया हो, मृत्यु के पूर्व क्या की हो, उसके साथ कोई मारपीट की हो या कोई दहेज वगैरह, दहेज की बात है ना, विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या की, उसके पति अपने नातेदार ने क्रूरता की, क्रूअल्टी की जाना जरूरी है, क्रूरता की थी, और जो क्या करा जब उसकी मृत्यु हुई उससे पहले क्या की जानी चाहिए, क्रूरता, मतलब सीधा सीधा है कि उसके साथ मारपीट की गई, जब वो मरी उसने आत्महत्या की तो आत्महत्या से पूर्व उसको मारा गया हो, पीटा गया हो, है ना, उसके संग अत्याचार किया गया हो, ये 2 चीजें न्यायालय देखेगा। उसके बाद न्यायालय उपधारणा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो उपधारणा न्यायालय क्या करेगा, कर सकेगा, लोग लगा देते करेगा, करेगा नहीं, इसमें कर सकेगा। 113 ए में न्यायालय क्या कर सकता है, उपधारणा कर सकता है, यानी न्यायालय को कंडीशन वगैरह देखेगा ना न्यायालय, अगर न्यायालय को लगता है कि देखिए नॉर्मली आजकल क्या हो गया है, अगर
शादी विवाह हुआ और 7 वर्ष के भीतर नॉर्मली अगर मान लो कोई लड़की की हत्या हो जाती है, या मान लो कोई लड़की सुसाइड अपने आप में ही कर लेती है, या मान लो किसी अन्य प्रकार से कुछ होते हैं ना, कुछ लोग अपने आप में ही हाथ मत है, तो लोगों की एक टेंडेंसी बन गई सीधा सीधा केस लगाते हैं, वो उसकी बात है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, तो न्यायालय यहाँ उपधारणा कर सकेगा। हाँ, उसमें कई परिस्थितियां होती तब न्यायालय देखता है 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए। और देखिए जब कोई की मृत्यु होती तो उसके बॉडी पे निशान भी होते मारपीट वगैरह का, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। मतलब न्यायालय मान के अगर उसकी बॉडी पे मान लो निशान वगैरह, मारपीट के निशान वगैरह, मेडिकल होता है, पता पड़ता है, तो फिर न्यायालय मान के चलेगा कि भैया आपने जो है इसको मारा है, आपने इसको उकसाया है, मारने के लिए प्रेरित किया है कि भैया जी मरे, आत्महत्या करे, तो न्यायालय इसमें उपधारणा कर सकेगा। कौन से मामले में? आत्महत्या के मामले में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। और जबकि दहेज मृत्यु के मामले में न्यायालय उपधारणा करेगा। 113 बी में उपधारणा करेगा और 113 ए में उपधारणा कर सकेगा, दोनों में अंतर है। यहाँ उपधारणा कर सकेगा आता है और यहाँ उपधारणा करेगा। 113 बी क्या है? दहेज मृत्यु, ये आत्महत्या है, और ये दहेज मृत्यु, दोनों में अंतर है। ये दहेज के लिए जला दिया जाता है ना, उसकी बात हो रही है। जो दहेज मृत्यु वो कितने में? 113 बी में, और आत्महत्या कितने में? 113 ए में। ठीक है, ये अपने आप में आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, लेकिन ये क्या है? ये जला दिया, आत्महत्या नहीं की, यहाँ जला दिया। तो कितने में? 113 बी में। यहाँ न्यायालय उपधारणा करेगा, यहाँ उपधारणा कर सकेगा शब्द नहीं है, यहाँ न्यायालय मान के चलेगा कि आपने दहेज के लिए जलाया है, आपने मारा है दहेज के लिए, आप सिद्ध करें कि आपने दहेज के लिए नहीं मारा। यहाँ न्यायालय मान लेगा। ठीक है, यहाँ न्यायालय मान सकता, नहीं भी मान सकता, लेकिन यहाँ तो न्यायालय मान के ही चलेगा कि भैया आपने दहेज के लिए जलाया। उसको पढ़ लीजिए, ये क्या कहता है। जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज के लिए मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु पारित की है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी स्त्री की जो है प्रश्न उठता है कि कोई दहेज मृत्यु हुई है या नहीं, तो ये कहता है मृत्यु से पूर्व कोई दहेज की मांग अगर की जाती है और या उसके दहेज के लिए उसे तंग किया जाता है, कुल मिला के दहेज के लिए उसे तंग किया जाता है, दहेज के लिए उसको मारपीट की जाती है, तो यहाँ न्यायालय मान करके चलता है कि भैया आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, उसकी दहेज मृत्यु पारित की है। यहाँ न्यायालय मान करके चलता है, वहां न्यायालय मान सकता है। दोनों में अंतर इतना है, बस इतना याद रखना है आपको। धारा 113 ए जो है काय से संबंधित है? आत्महत्या के जो है विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित है, और 113 बी का से संबंधित दहेज मृत्यु से संबंधित, दोनों में अंतर है। 113 ए में जो है न्यायालय वो उपधारणा कर सकता है, और 113 बी में जो है न्यायालय उपधारणा करेगा। विवाह जो मृत्यु होती है उसके पहले दहेज की मांग किया जाना भी आवश्यक है, ये भी याद रखना। दहेज की मांग किया जाना आवश्यक है, और दहेज की मांग के लिए उसे प्रताड़ित किया गया हो, ये भी आवश्यक है। ठीक है, 114 और देख लीजिए। 114 कहता है न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित करेगा। 114 कहता है कि न्यायालय जो है कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व क्या करेगा? उपधारित करेगा, मतलब मान करके चलेगा। कौन से तथ्य हैं? ये कहता है न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसको घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्रकृति, घटनाओं, मानवीय आचरण या लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम ध्यान में रखते हुए यह संभव समझता है। ये देखिए कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो नॉर्मली आदमी जो है उसके बारे में क्या कर सकता है। मान लो आपके पास उदाहरण के लिए कोई चोरी के सामान पाया गया, आपके पास चोरी का मोबाइल पाया गया, तो हम क्या मान के चलेंगे कि भाई क्या है, या तो आप चोरी का सामान खरीदने के आदी हो, आपको अच्छा लगता है चोरी का सामान इस्तेमाल करिए, या तो ये मानेंगे या ये मानेंगे कि आप चोर हो, है ना। तो उसी के बारे में कह रहा है, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जहां सामान लोग मानते हैं, तो ऐसे तथ्यों के बारे में न्यायालय क्या करेगा? वो तथ्य मान करके चलेगा कि इस व्यक्ति ने इस तरीके का अपराध किया है। देखिए उदाहरण है इसमें, चुराए हुए माल का ही दिखाया कि चोरी के शीघ्र अपराध। मान लो कहीं कोई चोरी होती है और चोरी की थोड़ी ही देर बाद आपके पास वो माल पाया जाता है, तो कौन नॉर्मल सी बात बताइए, अगर चोरी हुई, किसी आपके पड़ोस में चोरी हुई, किसी की बाइक चोरी हो गई और आपके घर में मिली, तो कौन नॉर्मल भी आप समझिए कि कोई क्या समझेगा? आपको यही समझेगा कि आपने चुराई होगी, है ना। तो ऐसे ही इसी तथ्यों के बारे में कह रहा है कि अगर इस तरीके की कोई घटनाएं वगैरह होती हैं और अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति पाई जाती है, तो न्यायालय सामान्यतः तो यही मान के चलेगा कि वो आपके द्वारा ही किया गया, या चोरी की है तो आपने ही उसको चुराया है। इसमें आप उदाहरण पढ़ लेना। किंतु देख लीजिए, किंतु न्यायालय यह विचार करने के लिए
ऐसे सूत्र जिनके समक्ष ऐसी विशिष्ट मामले में लागू होते हैं नहीं है, निम्नलिखित प्रकार से तथ्यों का भी ध्यान में। ये कुछ तथ्य है, ये कह रहा है कि जब भी न्यायालय कोई उपधारणा वगैरह बनाता है तो कुछ तथ्य होते हैं, उनको भी ध्यान में रखेगा। गाइडलाइन है एक तरीके से न्यायालय के लिए। ये कह रहा है का के बारे में, खा के बारे में, जो नीचे जो उदाहरण है उनके बारे में कह रहा है कि इनमें से कौन से तथ्यों के बारे में न्यायालय क्या उपधारणा करेगा, ये आप देख लेना है। अब देखिए 113 114 ए और रह गया सही। 114 ये कहता है बलात्संग के कतिपय अभियोजन में सम्मति के ना होने के बारे में उदाहरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 114 आपका ए। ये सहमति की बात कहता है कि बलात्कार का अगर कोई मामला है, रेप का कोई मामला है, और 376 वाला सीधा सीधी बात कहने थे कि 376 वाली अगर कोई बात है और अगर कोई पीड़िता है जिसके संग बलात्कार हुआ है, अगर वो ये कहती है कि उसकी सहमति नहीं थी, तो यहाँ न्यायालय मान करके चलेगा कि उसकी सहमति नहीं थी। बस इतना सा याद रखना है। अगर कोई पीड़िता है वो कहती है कि सहमति नहीं थी, देखिए सहमति नहीं हुई तभी बलात्कार होगा, और अगर वो डिनाई करती, वो मना करती कि मेरी सहमति नहीं है, तो न्यायालय मान के चलेगा कि भाई इसकी सहमति नहीं थी। ठीक है, तो ये याद रखिए। ये इसीलिए जोड़ा गया है, पहले आपको बताया भी था, ये इसीलिए जोड़ा गया है कि पहले पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि रेप का केस हुआ तो सबसे पहले वकील यही सिद्ध करता था कि बोले सहमति, जब सहमति सिद्ध हो जाएगी तो बलात्कार नहीं होगा, है ना। तो वो उन पे उसी बात पे जोर देता था कि नहीं इनकी सहमति थी, बोले इनकी सहमति थी, बस सब सहमति से हुआ है। तो उस चीज को बचने के लिए, उस वो जो घटिया क्वेश्चन जो वकील करते थे उनसे बचने के लिए ये जोड़ दिया है। ये इसीलिए जोड़ा है कि अब उसने कह दिया कि मेरी सहमति नहीं थी, तो न्यायालय मान लेगा कि भाई उनकी सहमति नहीं थी। अब इस पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, उसने कह दिया ना कि आपने पूछा कि आपकी सहमति थी, उसने डिनाई कर दिया हमारी कोई सहमति नहीं थी, तो न्यायालय मान लेगा भाई उसकी कोई सहमति थी। अब कोई दूसरा सबूत लाइए कि बचाइए, कैसे बचाना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन न्यायालय उसकी तरफ से फ्री हो गया, न्यायालय मान लेगा। और अब आपको ही सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं है क्या है, वो आप जो वकील जाने कैसे सिद्ध करेंगे, लेकिन न्यायालय तो मान के चलेगा कि उसने सहमति नहीं दी। ठीक है, बस इतना ही इसमें, इतना ही बहुत है इसमें। तो इतना याद रखें कि न्यायालय अगर कोई मना कर देती है तो जो मान के चलेगी कि सहमति नहीं, मुझे सेक्शन पूछा जाता है सहमति नहीं, कौन सा सेक्शन है, 114 ए। अब कल देखेंगे विभंदन एस्टॉपल के जो नियम है वो कल देखेंगे अपन। चलिए।